कि इजराइल के विनाशक हमलों से कैसे गाजा दहल गया है। आईडीएफ के हमलों में खान यूनिस में स्कूल तबाह और एयर स्ट्राइक में करीब 50 लोगों की मौत का किया जा रहा है दावा। फिलिस्तीन स्टेडियम के पास शेल्टर होम में 12 लोगों की मौत की खबर। एयर स्ट्राइक में करीब अलग अलग जगहों पर ठिकानों को अंजाम दिया गया, लेकिन ये फिलहाल जिस एयर स्ट्राइक की तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें करीब 50 लोगों की मौत का दावा किया गया है और ये फिलिस्तीन स्टेडियम के पास शेल्टर होम में 12 लोगों की मौत की खबर भी आई है। आईडीएफ के इसी हमले में खान यूनिस में एक स्कूल को तबाह किया गया है और ये एक और इजराइल का विनाशक हमला जिससे गाजा दहल उठा। और गाजा के जबालिया में ही आमने सामने की जंग की भी तस्वीर सामने आई है। रिफ्यूजी कैंप के पास हमास का पलटवार और घायल सैनिकों को ले जाते हुए आईडीएफ के जवान नजर आए। ये देखिए तस्वीर। एक तरफ रिफ्यूजी कैंप को पहले उड़ा दिया गया, दहला दिया गया, लेकिन उसी के बाद घायल सैनिकों को आईडीएफ के जवान ले जाते नजर आए। और रिफ्यूजी कैंप के पास ही हमास के इस पलटवार की तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि सैनिकों की ये मूवमेंट जिस तरीके से आपको नजर आ रही है, आपको बता दें गाजा के जबालिया में ये आमने सामने की जंग की तस्वीर है। और कुर्स में यूक्रेन का मिग-29 से विध्वंसक हमला। एक और बड़ी खबर है, फ्रांस के एएसएम हैमर गाइड बॉम्ब से दहला दिया गया और रूस के सैन्य ठिकाने को किया गया तबाह। तो रूस के सैन्य ठिकाने को कैसे टारगेट किया गया, बड़ी खबर है। मिग-29 से इस विध्वंसक हमले की जो कुर्स्क में यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया गया और फ्रांस के एएसएम हैमर गाइडेड बॉम्ब से रूस के इस सैन्य ठिकाने को उड़ा दिया गया। अब प्रोकोवोस में यूक्रेन के बहुत बड़े हमले को लेकर खबर यह कि रूस की यूएवी कमांड पोस्ट को तबाह किया गया और कई एफपीवी और टोही ड्रोन नष्ट करने का दावा किया गया। हालांकि हमलों में गोला बारूद डिपो को कैसे उड़ाया गया, ये देखिए तस्वीर। रूस के मिसाइल हमलों से ओडेसा में हड़कंप। एक और बड़ी खबर है, पोर्ट सिटी पर गेरॉन ड्रोन से अटैक और यूक्रेनी एयर डिफेंस ने गेरॉन ड्रोन तबाह किया। अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया उसकी 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। डिफेंस ने कैसे गेरॉन ड्रोन तबाह किया, वहीं कई एफपीवी और टोही ड्रोन नष्ट करने का जो दावा किया गया है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन थी जिसमें प्रोकोवोस में यूक्रेन ने बड़े हमले को अंजाम देते हुए रूस के सैन्य डिपो को टारगेट किया। वहीं कुर्स्क में यूक्रेन का मिग-29 से कैसे हमला हुआ, जहां एक और रूस का ऐसा सैन्य ठिकाना जिसे तबाह कर दिया गया। हैमर गाइडेड बॉम्ब के जरिए इस हमले को अंजाम देते हुए रूस के सैन्य ठिकाने को किया गया टारगेट। अब रूस के जहाज में भारी विस्फोट से मचे हड़कंप को लेकर भी खबर है और यह जापान सागर में खाक हुआ रूस का मेरिलियन शिप व्लादिवोस्तोक शहर के पास बड़ा हादसा बताया जा रहा है। भीषण आग में पूरी तरीके से जहाज कैसे तबाह हुआ, ये देखिए तस्वीर। जापान सागर में शिप पर हमले की आशंका। और सर्बिया में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। बड़ी खबर है, राजधानी बेलग्रेड में हजारों प्रदर्शनकारी उमड़ गए। बेलग्रेड में ही कई जगहों पर पुलिस से ये प्रदर्शनकारी भिड़े। सर्बिया में राष्ट्रपति वुसिक को हटाने की मांग के बीच लगातार प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल लेटेस्ट तस्वीरें राजधानी बेलग्रेड से, जहां हजारों प्रदर्शनकारी जुटे रहे सड़क पर और इस बीच उन्हें कैसे खदेड़ा गया, कैसे हटाने की कोशिश हुई, वही तस्वीर आपके सामने, जिससे साफ है कि लगातार इस प्रदर्शन के बीच हालात बिगड़ते रहे और कई जगहों पर इसी तरीके से प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। अगली तस्वीर, और ये बेलग्रेड की सड़क पर भारी
आगजनी और हिंसा की तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड से जवाब दिया गया। राष्ट्रपति वुसिक की 12 साल की सत्ता के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच हालात बिगड़ गए और यही वजह है कि इन सभी को इलाके से हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे की अगुवाई के लिए लोग सड़क पर उमड़ रहे हैं और 12 साल की सत्ता के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन कैसे उग्र हुआ, कैसे हालात बिगड़े और इस बीच प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने की कोशिश। अब ईरान में एयर अटैक का अलर्ट। शिराज इलाके में ड्रोन हमले की खबर आ रही है और ईरानी मिसाइल बेस पर हमले की यह खबर है। शिराज में ही IRGC एरोस्पेस फोर्स का बेस है और हमलों पर द क्राइसिस वॉच का क्या दावा है, इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूं उससे पहले जानिए कैसे अब ईरान में एयर अटैक का अलर्ट है और शिराज इलाके में ड्रोन हमले की यह खबर है। ईरान में एयर अटैक का अलर्ट। बड़ा सवाल कि क्या अभी भी ईरान को टारगेट करते हुए मिसाइल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। शिराज इलाके में ड्रोन हमले की भी खबर है। ईरानी मिसाइल बेस पर हमले की यह खबर है। शिराज में IRGC एरोस्पेस फोर्स का बेस। हालांकि इस बीच आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दे क्योंकि खबर है कि किस तरीके से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है और ये यरूशलेम के नजदीक बिरशेबा इलाके पर हमला है। हुथी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद दक्षिण इजराइल में अलर्ट। इजराइल ने मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। बिरशेबा वो इलाका जहां से कुछ दिन पहले मेरे सहयोगी मनीष झा ने आपको सीधी वो तस्वीरें दिखाई थी जहां रिहायशी इलाके में किस तरीके से अपार्टमेंट को टारगेट करते हुए हमले को अंजाम दिया गया था। फिलहाल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक को लेकर यह खबर सामने आई है और हुथी ने बैलिस्टिक मिसाइल से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है, बड़ा सवाल यही कि क्या अब ईरान और इजराइल लगातार युद्ध विराम के बावजूद अलग अलग इलाकों को टारगेट करते हुए हमलों को दे रहे हैं अंजाम, क्योंकि इस हमले के बाद दक्षिण इजराइल में अलर्ट है और इजराइल ने मिसाइल को मार गिराने का भी दावा किया है। और बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा ईरान। एक और बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 10,000 मिसाइलें तैयार ईरान कर रहा है। रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया। मिसाइल भंडार ईरान बढ़ा रहा है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बना रहा है। हालांकि ईरान की इस तैयारी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले बड़ी युद्ध की तैयारी में है क्या ईरान, क्योंकि फिलहाल जो संकेत है और जो रिपोर्ट में दावा किया गया है उसके मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया है और अगले 6 महीने में 6,000 मिसाइलें ईरान तैयार कर सकता है। यानी आने वाले वक्त को देखते हुए ईरान की यह बहुत बड़ी तैयारी, जहां बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन तेज और अगले 6 महीने में 6,000 मिसाइलें ईरान कर सकता है तैयार। 3 साल में 10,000 मिसाइलें तैयार करने का टारगेट सेट किया गया है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान तैयार कर रहा है और जिस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, सबसे पहले जीडी बख्शी सर आपके पास आती हूं। क्या अभी तक के ऑपरेशन में क्षमता को मापा गया है कि कौन किस स्तर पर जाकर मुकाबला कर सकता है? अब टाइम बाय करते हुए अगले ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले ये एक और बड़ी तैयारी सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो ईरान इजराइल की लड़ाई है पॉज तो हो गई है, बिल्कुल सर, लेकिन मैं नहीं समझता ज्यादा देर ये सीज फायर चलेगा, क्योंकि ईरान दर्शाना चाहता है कि वो बिल्कुल हारा नहीं। उसकी फाइटिंग स्पिरिट, उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल कायम है और वो पलटवार कर सकता है। पहला अंदाज था कि ईरान के पास कोई 4,000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनमें से कोई 500 के करीब उसने मिसाइल और कोई 1,000 प्लस ड्रोन्स फायर कर चुका है इजराइल के ऊपर। इसका मतलब अभी भी उसके पास अगर वो 25 से 30 मिसाइल रोज फायर करता रहे, तब भी वो 3 से 6 महीने लगातार इजराइल के खिलाफ मिसाइल फायर कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल ताल ठोक के कहा था कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है ईरान की नेसेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स अटकलें लगा रही हैं कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान को हिट करने के पहले ईरान ने वहां से कोई 408 केजी एनरिच यूरेनियम निकालकर कई इलाकों में ईरान में छुपा दिया है। जी सर। मतलब उसकी यूरेनियम जो उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो बरकरार है।
और अगर ये है तो ईरान के ऊपर फिर हमले शुरू हो जाएं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और वो लगता है आज शुरू हो ही गए। आज अलर्ट आया है ईरान के ऊपर, मिसाइल की जो बेस है उस पे अटैक कर रहा है इजराइल, और कहा जा रहा है कि हौतीज ने फायर किया है बिल्कुल इजराइल के ऊपर। प्रॉक्सीज को एक बार फिर तो से एग्रीवेट वो कर रहा है सर। एक और बयान सर, सॉरी टू बट इन, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है कि वो मिसाइल भंडार को बढ़ा रहा है, उसने जिस तरीके से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की जो बड़े फैसले लिए हैं, ऐसे में इस बयान को कैसे इवैल्यूएट किया जाए? जीजे सिंह सर, सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि इजराइल से कई साल तक युद्ध कर सकता है ईरान और ये इजराइल पर लगातार मिसाइलें दाग सकता है ईरान। आईआरजीसी के डेप्यूटी कमांडर रजा नागदी की ये चेतावनी क्या है, जिन्होंने कहा कि हमले में अब तक सिर्फ 5% हथियार ही इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से ईरान की बड़े युद्ध को लड़ने की तैयारी को लेकर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, ऐसे में इस बयान को किस आधार पर मान लिया जाए कि आईआरजीसी के डेप्यूटी कमांडर रजा नागदी चेतावनी देते हुए ये कह रहे हैं कि हमले में अब तक सिर्फ 5% हथियार ही इस्तेमाल हुए हैं। हालांकि कई साल तक क्या युद्ध लड़ सकता है ईरान, और क्या ये उसी को लेकर चेतावनी है? क्योंकि इजराइल के कई साल तक युद्ध ईरान लड़ सकता है, इजराइल पर लंबे वक्त तक मिसाइल हमला ईरान कर सकता है। आईआरजीसी के डेप्यूटी कमांडर रजा नागदी का यह दावा, अब तक ईरानी सेना ने सिर्फ 5% हथियारों का ही इस्तेमाल किया है। ईरानी सेनाओं की पूरी ताकत अभी तक सामने नहीं आई है। ईरान ने 12 दिन के युद्ध में सैकड़ों मिसाइलें दागी थी, यही बड़ा दावा भी किया गया। अमेरिका की तैयारी और ईरान की तैयारी के लिहाज से एक इंफॉर्मेशन आपके सामने अब रखती हूं, क्योंकि अभी तक देखिए किस तरीके से यह बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है, जहां 12 दिन के युद्ध में 5% हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि अमेरिका ईरान से संघर्ष में थार्ड के 20% इन्वेंट्री को खत्म कर चुका है। हालांकि इस तैयारी को देखते हुए किए जा रहे दावे में सबसे बड़ी बात अभी तक सामने आई है कि 12 दिन के संघर्ष में 500 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ईरान से संघर्ष में 80 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और ईरान से संघर्ष में $800 मिलियन का खर्च भी हुआ है। अमेरिका के लिहाज से ये जो इंफॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी है, उस आधार पर अब जो बड़ा दावा ईरान की बड़े स्तर पर तैयारी, सिंह सर, और दूसरा ईरान का ये कहना कि उसके पास क्षमता है कि वो एक लंबा युद्ध लड़ सकता है। यानी अब दोनों तरफ से तैयारी को भले ही प्रोजेक्शन मान लिया जाए सर, लेकिन रियलिटी तो यही है कि इस 12 दिन के युद्ध में भी ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को टारगेट किया है, चौंका दिया इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, यह देखते हुए कि कैसे तेल अवीव को टारगेट करने में वो कामयाब रहा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बात तो मैं साफ करना चाहता हूं कि पिछले 46 साल से जो ईरान है उसकी ये गवर्नमेंट की एक ओपन स्टेटेड पॉलिसी रही है कि हम इजराइल का नाम जो है दुनिया के नक्शे से वाइप आउट कर देंगे, साफ कर देंगे। ये उनकी कोई ऐसी धमकी नहीं है, ये पिछले 46 साल से कहते रहे हैं। वो इस अपने एम में बिल्कुल जिसे कहते हैं क्लियर हैं, साफ हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी तैयारी भी जो रही है वो इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए रही है। उनके पास जैसे माना जा रहा है कि सिर्फ 500-600 मिसाइल्स ही अभी इस युद्ध के अंदर, जहां अभी तक जो उन्होंने इजराइल के साथ लड़ाई लड़ी है उसमें यूज की हैं। अभी भी बहुत बड़ा भंडार जो है उनके पास बिल्कुल सही सलामत है और वो यूज करेंगे, क्योंकि पिछले जो 10-12 दिन की लड़ाई हुई है इसके अंदर इजराइल का और अमेरिका का जो फोकस रहा है वो सिर्फ उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर रहा है, जहां उनके कुछ मिलिट्री बेसिस के ऊपर जहां पे उन्होंने एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज किया है, और जो और उनके ड्रोन कमांड सेंटर थे जहां से उनको एरियल थ्रेट आती है। मगर अभी तक उन्होंने ये सुनने में नहीं आया कि जो उनके मिसाइल के भंडार हैं उनके ऊपर कोई इतना भारी हमला किया हो। और इससे तो बिल्कुल साफ मुझे नजर आ रहा है कि उनके अंदर जो
जिसे कहते हैं कैपेसिटी है राइट वो अगले 5-6 महीने तक लड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि अगले 6 महीने के अंदर 6000 मिसाइल है। इसका मतलब एक महीने में 1000 और 1000 को अगर 30 में करते हैं तो 30-35 मिसाइल डेली वो मैन्युफैक्चर कर लेंगे। राइट सर। तो उनके अंदर ये कैपेसिटी है, मैं ये मानता हूँ वो लड़ते रहेंगे। बेशक उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान अब किस एक्सटेंट तक जा सकता है, इसी को लेकर अगला सवाल प्रोफेसर राजन आपसे भी करूंगी, क्योंकि सिंह सर ने भी शुरू में ये बात कही कि वो चेतावनियां देते रहे हैं अभी तक, लेकिन अब तो वो एग्जीक्यूट करते हुए जैसे हमलों को अभी तक अंजाम देते रहे हैं। तेल अवीव के साथ साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस तक को उन्होंने कतर में टारगेट कर दिया। इसलिए अब दी जा रही चेतावनी को किस लिहाज से समझा जाए? जहां इजरायल को तबाह करने की चेतावनी को देखते हुए अगली एक और बड़ी खबर है, और ये अमेरिका पर हमले की एक डायरेक्ट वार्निंग भी है। बेहद विनाशकारी होगा ईरान का हमला। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की ये फाइनल वार्निंग, यानी अब क्या सीधे हमले को अंजाम दिया जाएगा? इजरायली शासन का पतन होगा, ये IRGC ने कहा है। हालांकि फिलहाल इजरायल पर हमला ईरान करेगा, ये चेतावनी के बाद साफ है, लेकिन किस स्तर तक आगे बढ़ सकता है ईरान, यही सवाल एक्सपर्ट से। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, IRGC ने इजरायल पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी दी। इजरायल और अमेरिका के राष्ट्रपति को अंतिम वार्निंग, ईरानी हितों का उल्लंघन ना करे इजरायल और US। आपको बता दें ईरान की प्रतिक्रिया और ज्यादा विनाशकारी होगी। IRGC ने इस बयान में कहा इजरायली शासन का पतन तेजी से होगा। अब वो किस एक्सटेंट तक जा सकता है, यही बड़ा सवाल प्रोफेसर राजन। जी सुरभि, अभी देखिए, अभी जो सिचुएशन है मैं बता दूं कि इजरायल भी इस कंडीशन में नहीं है। जो एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन आया है, वहाँ का जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो लीक हुए हैं, उससे पता चला है कि जैसा कि GD बख्शी सर बता रहे थे कि उनके बहुत सारे जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो पहला तो यह कि अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है। जहाँ तक इजरायल की बात है तो इजरायल भी चाहता था कि वहाँ पे ना केवल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बल्कि वहाँ के सत्ता को वहाँ पे सत्ता परिवर्तन किया जाए, रेजीम को बदला जाए, अयतुल्लाह खामेनेई को कहीं किसी तरह से हटाया जाए और वहाँ के सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। इजरायल वह अचीव नहीं कर पाया। अगर यह नहीं अचीव हो पाया तो यह मान के चलें कि ईरानियन कैपेसिटी को आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, ईरान के पास कैपेसिटी है, उसकी मिलिट्री स्ट्रांग है। और अब यह भी मान के चलें कि आने वाले समय में रूस भी पूरी तरह से उसको मदद करेगा, क्योंकि जिस ढंग से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स इमर्ज कर रहा है, तो मिसाइल उसके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मिसाइल की जो कैपेसिटी है उसकी काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि रूस सीधी तौर पे उसको मदद करने के लिए अब तैयार हो रहा है। और यही नहीं, मैं बता दूं कि चीन भी मदद कर रहा है। अभी जो उस मिसाइल और जो फाइटर एयरक्राफ्ट इत्यादि वो चीन भी देने की कोशिश कर रहा है। तो आगे का जो सिचुएशन होगा काफ़ी डिफरेंट होगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि अभी इजरायल भी नहीं हमला करना चाहता था, क्योंकि इजरायल पे भी जो ईरान ने हमले किए थे इजरायल एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। जिस ढंग के बिल्डिंग्स या उनके जो रेसिडेंशियल एरिया इत्यादि में जो हमले हुए हैं, सो इजरायली लोग भी परेशान हो गए हैं उससे कि इस ढंग का हमला ईरान ने कैसे किया है, उनकी जो कैपेसिटी थी डिफेंस उसके बावजूद। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तुरंत वो हमला कोई करना चाहते हैं। इसको डिले करने की कोशिश दोनों करेंगे, क्योंकि ईरान का भी काफी डैमेज हुआ है। मैं बता दूं, डिले करने की कोशिश करेंगे या टाइम बाय करने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने रूस और चीन के सहयोग को समर्थन की जिस तरीके से बात की, आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा कि ईरान किस स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देता है और किसकी मदद के बलबूते। ऐसे में फिलहाल उस फ्रंट का अब मैं रुख कर रही हूं जहां पर यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा हमला, और 1 लाख रूसी सैनिक तैयार। फिलहाल इस वॉर फ्रंट का जिक्र इसलिए क्योंकि रूस की जिस तरीके से बड़ी तैयारी सामने आ रही है, इस पर एक्सपर्ट से सवाल करूं। उससे पहले यूक्रेन में रूस के विनाशक हमलों की तस्वीर और हाई अलर्ट को लेकर खबर। एयर रेड अलर्ट पर यूक्रेन के सभी बड़े शहर, बड़े हमलों की आशंका में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव और रिहायशी इलाकों में मिसाइल हमलों का अलर्ट सायरन। लोगों से बंकर और बेसमेंट के इस्तेमाल को भी कहा गया, यानी एक बार फिर से बिगड़ते हालात के बीच लोगों को अब बंकर्स में शरण लेनी पड़ रही है, बेसमेंट में शरण लेनी पड़ रही है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में मिसाइल हमलों का अलर्ट सायरन है और बड़े हमलों की आशंका में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। और यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला, रूस की बमबारी से दहले यूक्रेन के 10 प्रांत, डोनबास से लवीव तक भीषण हमलों से हड़कंप। KH-101 क्रूज मिसाइलों से रिहायशी इलाकों को किया गया टारगेट।
क्रेमेंचुक और पोल्तोवा में भीषण आग से मचा कोहरा। और यूक्रेन पर रूस का रात भर विनाशक हमला। 12 घंटे में यूक्रेन में बरसे 450 से ज्यादा ड्रोन। 40 हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से कोहराम। Tu-95MS बॉम्बर से दागे गई KH-101 क्रूज मिसाइलें। आपको बता दें यूक्रेनी शहरों में स्कैंडर-M मिसाइलों से विध्वंस को लेकर भी खबर है। 12 घंटे में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उसमें बख्शी सर ये बहुत बड़ी खबर है कि कैसे 450 से ज्यादा ड्रोन बरसे, 40 हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से कोहराम मचाया गया। यहां तक कि Tu-95MS बॉम्बर से दागी गई हैं KH-101 क्रूज मिसाइलें। यानी यूक्रेनी शहरों पर एक साथ बड़े स्तर पर प्रहार। सर बख्शी साहब, ये सवाल मुझसे जी सर है? आपसे। जी देखिए, यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन की वॉर है ये थोड़ी ओवरशैडो हो गई थी ईरान, इजराइल और अमेरिका की काइनेटिक कॉम्बैट से। अब ये फिर उभर कर आ रही है। रशिया ग्राउंड पर हावी है। रशिया ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर रहा है। सूमी का ग्राउंड ऑफेंसिव थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन एंटायर जो वेस्टर्न फ्रंट है, यानी कि वो आप समझ लीजिए कि खार्किव से लेकर डाउन साउथ तक, जापोरिजिया तक रशिया ने पकोरोवस्क में और बाकी जगह भीषण हमले ऑल अलोंग द फ्रंट किए हैं। ओडेसा पे जम के बमबारी हो रही है। तो क्या रूस इस वक्त ओडेसा की ओर पलटवार करेगा? क्या ओडेसा को ले लेने की कोशिश करेगा? अगर वो ओडेसा को ले लेता है तो आखिरी जो पोर्ट है यूक्रेन का वो भी यूक्रेन के हाथों से चला जाएगा। यूक्रेन विल बी डिनाइड एक्सेस टू द सी ऑल टुगेदर। तो पहले तो अंदेशा था कि सूमी की तरफ अटैक होगा और वहाँ पे वो एक बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वहाँ से अटकल थी कि वो जो है कीव की तरफ भी हमले कर सकते हैं, लेकिन अब लगता है कि हमले की दिशा वो चेंज हो रही है और वो जापोरिजिया और साउथ की तरफ भी जा सकती है। बिल्कुल सही सर। अब 3 तस्वीरें भी दिखा देती हूँ सर। जिन इलाकों का आपने यहाँ पर जिक्र किया है वहां पर कैसे विध्वंसक हमले हुए हैं उसी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अगली 3 खबरें जरा देखिए, क्योंकि काला सागर से यूक्रेन पर विध्वंसक हमले को लेकर खबर है। कैलिबर मिसाइलों से खेरसों को टारगेट किया गया। ज़ेपोरिजिया और क्रेमेंचुक में भारी तबाही, जिसका जिक्र भी इस वक्त जीडी बख्शी सर ने किया। रिवेन इलाके में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक, यूक्रेन के इंडस्ट्रियल ठिकानों को टारगेट करते हुए भारी नुकसान। अब ओडेसा, जिसका एक और नाम अभी आपने जीडी बख्शी सर से सुना, कीव से लेकर ओडेसा तक भयंकर बमबारी को लेकर भी खबर है। ड्रोन मिसाइल हमलों से भारी तबाही। ओडेसा में कई जगहों पर धमाके सुने गए, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। यानी जिस स्ट्रैटेजी के तहत टुवर्ड्स साउथ इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, कीव को अभी तक टारगेट किया जा रहा था, लेकिन कीव से लेकर ओडेसा तक भयंकर बमबारी। ज़ेपोरिजिया का सर ने नाम जिक्र किया, उसकी तस्वीर थोड़ी देर पहले दिखाई। ड्रोन मिसाइल हमलों से भारी तबाही और ओडेसा में कई जगहों पर इसी तरह धमाकों की आवाज सुनी गई। अब सेंट्रल यूक्रेन में रूस के बड़े हमले को लेकर भी एक खबर है, और ये रूस के भीषण ड्रोन हमलों से दहले चेरकासी इलाके को लेकर खबर है। चेरकासी के इंडस्ट्रियल साइट्स में धमाकों से हड़कंप मचा और रिहायशी इलाकों में भी KH-101 मिसाइल दागी गई है। आपको बता दें इन हमलों में कई लोगों के घायल होने का दावा भी किया जा रहा है। फिलहाल नॉन स्टॉप हमले जिस तरीके से रूस की तरफ से यूक्रेन में अंजाम दिए जा रहे हैं उसकी एक एक तस्वीर अब आपने देखी है। रूस के इन्हीं प्रचंड हमलों से कैसे यूक्रेन दहल चुका है उसकी तस्वीर और इंफॉर्मेशन रख रही हूं सामने, क्योंकि यूक्रेन के 10 से ज्यादा प्रांतों में रूस ने एक साथ जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, डोनबास और ब्लैक सी से एक साथ रूस की मिसाइलें बरसी हैं। हालांकि सवाल ब्लैक सी और इस रूट को लेकर सिंह सर आपसे करूंगी, समझना चाहूंगी कि किस स्ट्रैटेजी के तहत इस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना रूस के लिए जरूरी भी है। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, जहां Tu-95MS बॉम्बर से KH-101 और KH-55 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। 12 घंटे में यूक्रेन में बरसे 450 से ज्यादा ड्रोन हमले और 40 हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से मचा कोहराम। डोनबास, पोल्तावा,
क्रेम्सडुक और खेरसों, रुवेन और लवीव में भीषण हमलों से मचा हड़कंप। साथ ही चिरख्वासी में भी स्कैंडर एम मिसाइल हमलों से इंडस्ट्रियल इलाकों को किया गया तबाह। ओवर टू यू सिंह सर। जैसे ये बता रहे हैं, मैं काफी हद तक मानता हूं कि अभी जो रशिया है उसका पल्ला भारी है, क्योंकि जिस तरीके से उसने Tu-95M के साथ KH-101 40 जो हाइपरसोनिक मिसाइल मारी हैं, काफी जोरदार हमले हैं। मेरे जो अंदाजे में आ रहा है, जो मेरी असेसमेंट में आ रहा है कि काफी देर तक जो अमेरिका की हेल्प थी, जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज की हेल्प थी यूक्रेन में, उसमें थोड़ी कमी आई थी। उस टाइम के अंदर रशिया ने अपने आप को काफी रिग्रुप किया और काफी अभी उसके हमले देखने को आ रहे हैं। मैंने तो ये भी समझ लिया था पहले के व्हाइट हाउस के अंदर, जब ये ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रम्प की आपस के झगड़े को दुनिया ने देखा, तो ऐसे लग रहा था कि अभी कुछ दिनों के अंदर रशिया पूरी तरह छा जाएगा। मगर फिर जब ये पोप का जब देहांत हुआ, तो वहां पे फिर दोनों ज़ेलेंस्की और ट्रम्प एक दूसरे के साथ बैठ के चर्च के अंदर बात कर रहे थे, वेटिकन के अंदर। अभी कल की बात है, फिर वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो ज़ेलेंस्की के साथ हाथ मिला रहा है, मिला हुआ है। बाकी नाटो कंट्रीज मिल गई हैं। तो मैं इस वॉर को एक सीसॉ की तरह, कभी आज उनका पल्ला भारी, फिर इनका पल्ला भारी, कभी ये अटैक कर देती है सेंट्रल रशिया के अंदर, जहां तक किसी ने पहले इमेजिन भी नहीं किया था, फिर रशिया दोबारा हमला कर देता है। और अभी तो लग रहा है कि जो अमेरिका है, ट्रम्प जो है, वो फिर इनके साथ हाथ मिला चुका है। क्योंकि जिस तरह मैंने चर्च में दोनों को एक दूसरे के सामने बैठे देखा वेटिकन के अंदर, और फिर ये कल एक दूसरे के साथ जफीन डाल रहे थे, मिल रहे थे, और नाटो जो है ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा हो चुका है। फिर दोबारा जो यूरोपियन कंट्रीज आ गए हैं साथ में और कहेंगे, तो मैं ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को यूक्रेन की नहीं मगर नाटो और रशिया की लड़ाई समझता हूँ। तो नाटो जो है ये फिर उसको कुछ ना कुछ सप्लाई करेगा, कोई हथियार दे देगा। कोई अमेरिका भी अभी इनकी साइड पे आ गया। अमेरिका ने भी हाथ धो लिए हैं कि प्यूटन साहब को उन्होंने पहले काफी को डील करके कुछ मना के सोचा था कि शांति ले आएंगे, ट्रम्प सोच रहे थे, मगर ट्रम्प उसमें भी फेल हो चुके हैं। तो ये तो वॉर है, ये चलती रहेगी, क्योंकि यूक्रेन। सो इज द रीजन हम ये इवैल्यूएट आपके जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए करने की कोशिश करते हैं कि अगर पुतिन अपने स्तर पर बेलारूस में इतनी बड़ी तैयारी करते हैं, और साथ ही कैलिनग्राद को लेकर भी सवाल जिस तरीके से उठाया गया था, उसमें यह साफ था कि रूस बड़े स्तर पर सीधे नेटो को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, बाल्टिक देशों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में नेटो की अपने स्तर पर रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए तैयारी को भी हमने ये समझने की कोशिश की, जिस बात का एक्सपर्ट्स ने अभी तक जिक्र किया है, जिसमें जिस तरीके से ये सबमिट हुआ उसमें सब ये साथ नजर आए, और डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी इसको लेकर सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ईरान को लेकर जिस तरीके से अभी तक सामने आए हैं, फिलहाल एक बार फिर से ईरान वर्सेस इजराइल और युद्ध का दूसरा राउंड, इसको लेकर सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ये चेतावनी दे चुका है और ये साफ कह चुका है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। ऐसे में क्या ईरान को एक बार फिर से टारगेट किया जाएगा? फिलहाल बड़ी खबर है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में बड़े मूवमेंट को लेकर, और ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी से कैमरास तक हटा दिए गए हैं। IAEA के सभी कैमरास को साइट से हटाया गया है, और IAEA पर ईरानी न्यूक्लियर साइट की जासूसी के भी आरोप है। अब कैमरास के जरिए खुफिया जानकारी चुराने के आरोप लगे हैं। हालांकि एक और बड़ी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरानी न्यूक्लियर साइट्स में जिस तरीके से हलचल देखी गई है, जिस तरीके की मूवमेंट सामने आई, कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिससे साफ था कि किस तरीके से ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच मरम्मत के काम के बीच अगर यहां से अब कैमरास हटाने का फैसला लिया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज से कैमरास हटाए गए हैं, IAEA के सभी कैमरास को साइट से हटाया गया है। अब इंफॉर्मेशन उसी आधार पर ईरानी न्यूक्लियर साइट में हलचल को देखते हुए, जहां ईरानी न्यूक्लियर साइट से IAEA के कैमरास को हटाया गया, न्यूक्लियर फैसिलिटी में IAEA की एंट्री को बंद किया गया, ईरान ने IAEA पर न्यूक्लियर फैसिलिटी के जासूसी के आरोप लगाए हैं, IAEA पर ईरानी परमाणु प्रोग्राम की जानकारी चुराने का आरोप लगाया, ईरानी संसद के उपाध्यक्ष शाजी बाबाई का IAEA पर आरोप। हालांकि इन आरोपों को लेकर सवाल करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर फिर हमले का अलर्ट है, और ईरानी परमाणु फैसिलिटी में हलचल से हमले का अलर्ट।
इजराइल और अमेरिका कभी भी कर सकते हैं बड़ा हमला और इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अध्यक्ष की यह चेतावनी है क्या? डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। एल्ब्राइट का यह बयान। ईरान पर फिर हमले का अलर्ट, इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, क्योंकि ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की चेतावनी। और इस बीच जिस तरीके से ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर मरम्मत के काम को लेकर तस्वीरें सामने आई थी, यही माना जा रहा था कि वापस इन्हीं साइट्स पर काम शुरू हो चुका है। और ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर फिर से हमले की चेतावनी को लेकर फिलहाल क्या बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर क्या फिर से हमला हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी में हलचल के बाद हमले की आशंका जिस तरीके से प्रोफेसर राजन बढ़ गई है, सवाल आपसे करूंगी, न्यूक्लियर फैसिलिटी को फिर से ईरान तैयार कर रहा है, रिपोर्ट में यही दावा किया जा रहा है। और साथ ही न्यूक्लियर फैसिलिटी को फिर से तैयार जिस तरीके से ईरान कर रहा है, इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अध्यक्ष की इस चेतावनी को इवैल्यूएट करना कि आखिर किस तरीके से एक बार फिर से प्रोग्राम जारी रखने की बात कही जाती है, दूसरी तरफ तस्वीरें सामने आती है कि किस तरीके से वहां पर ट्रक्स नजर आ रहे हैं, तीसरा इस बीच ये कि कैसे अब IAEA की कैमरास जो निगरानी रखते थे उन्हें भी वहां से हटाया जा रहा है। प्रोफेसर राजन जी, देखिए सुरभि, किसी भी देश की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे, वो तो वैज्ञानिकों के दिमाग में रहता है। अगर उसने यूरेनियम जो है उसको कहीं दूसरी जगह से छिपा लिया है, या एनरिच्ड यूरेनियम नहीं भी है तो उसको वो कहीं पे रखा हुआ है, तो उस कैपेसिटी को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये सारे लोग तो पहले भी बोल रहे थे कि बॉम्बिंग के माध्यम से आप उनकी कैपेसिटी को डिले कर सकते हैं। जो खासकर जहाँ पे इस्फहान या नतांज या दूसरे जगहों पे जो बॉम्बिंग हुई है, तो उसमें अभी तो IAEA का कहना है कि 3-4 महीने या 5 महीने केवल डिले हुआ है, साल भी डिले नहीं हुआ है। तो अमेरिका का यह मानना कि वह बॉम्बिंग करके ग्राउंड फोर्सेस बिना भेजे हुए वहाँ पे अगर उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी को ख़त्म कर सकता है, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और इसको अमेरिका मानने भी लगा है, उसके बहुत सारे एक्सपर्ट्स अभी बोलने लगे हैं कि उनकी कैपेसिटी ख़त्म नहीं हुई है। और अब जैसा माहौल बन रहा है कि ईरान दूसरी तैयारी करेगा। ईरान अपनी मिसाइल की टेक्नोलॉजी चीन से पूरी लिंक करेगा, रूस से पूरी तरह से लिंक करेगा, और न्यूक्लियर कैपेसिटी भी इन दोनों देशों से लिंक करने की कोशिश करेगा। और मैं बता दूं कि ये दोनों देश तैयार भी होंगे चुपके चुपके मदद देने के लिए। तो वैसी स्थिति में मान के चलें कि अटैक भी हो सकता है, लेकिन अटैक करने के बाद भी अमेरिका और इजराइल इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, इंश्योर नहीं कर सकता कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म हो जाए। उसके लिए उनको जिस ढंग से इराक में अमेरिका ने किया था कि वहाँ जाके कुछ वर्षों तक वहाँ पे रहे, उसके बाद सारे सिस्टम कंट्रोल, वह ना तो इजराइल करने के लिए तैयार है और ना ही अमेरिका करने के लिए तैयार है। तो यह मान के चले कि यह युद्ध यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, और अटैक और काउंटर अटैक की बात का मतलब क्या ये निकाल लिया जाए कि ईरान की अब न्यूक्लियर तैयारी को लेकर इसी तरीके से हमेशा सस्पेंस भी बना रहेगा? फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है ईरान, और बहुत जल्द शुरू हो सकता है यूरेनियम संवर्धन। आपको बता दें, IAEA चीफ राफेल ग्रोसी की ये चेतावनी, अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान संवर्धन के काबिल, और ईरान के पास 408 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। क्योंकि ये संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, उसी लिहाज से फिलहाल कई स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं और ओवरऑल सिचुएशन को असेस किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ईरान अगले लेवल पर अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेगा। फिलहाल ये है कहां, ये संवर्धित यूरेनियम कहां पर मौजूद है, इसको लेकर अभी तक कई बड़ी खबरें, दावे किए गए हैं, लेकिन ईरान का यूरेनियम संवर्धन तबाह और फोर्दो साइट से यूरेनियम नहीं हटा पाया ईरान। ये एक रिपोर्ट में दावा जिस आधार पर किया जा रहा है, सुनिए। ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप का बड़ा दावा है, ईरान को यूरेनियम हटाने का मौका ही नहीं मिला। और रिपोर्ट में दावा यह भी कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले उपकरणों को नष्ट कर दिया गया है। इस्फहान में परमाणु फैसिलिटी को भारी नुकसान, यूरेनियम गैस को मेटल में बदलने वाली मशीन तबाह कर दी गई। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसको लेकर यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावे के मुताबिक यही बड़ा सवाल कि क्या ईरानी परमाणु प्रोग्राम पर सस्पेंस और ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अलग अलग जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। बख्शी सर, सवाल आप ही से, क्योंकि IAEA चीफ ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द फिर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है ईरान। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटी से यूरेनियम हटाने का मौका ही नहीं मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि परमाणु हथियार बनाने वाली मशीन हमले में तबाह हो चुकी है। यही रिपोर्ट दावा यह भी कर रही है कि यूरेनियम गैस को मेटल में बदलने वाली मशीन को भी तबाह कर दिया गया है। बख्शी साहब,
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़े एम्फेटिक क्लेम्स किए हैं और ज़्यादातर इजरायली इंटेलिजेंस के बुनियाद पे, क्योंकि उनकी अपनी CIA कह रही थी, IAEA कह रही थी कि हमारे पास कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं था कि ईरान न्यूक्लियर स्टेप्स के लिए हासिल कैपेबिलिटी के लिए आखिरी स्टेप्स लेने वाला है, राइट। लेकिन उन्होंने मोसाद की इंटेलिजेंस को ज़्यादा क्रीडेंस दी और ये कहा है कि जो फोर्दो है हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। हाँ, आप फोर्दो की जो एनरिचमेंट यूरेनियम सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनको अब इस्तेमाल ना कर सकें, उनको तो नुकसान पहुंचा ही पहुंचा होगा। सवाल ये है कि फोर्दो पे हमले के पहले क्या वहाँ से 408 किलोग्राम यूरेनियम हटा लिया गया था। कई सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई हैं, दिन में कोई 15-16 गाड़ियाँ जो हैं फोर्दो की एंट्रेंस पे ट्रक लाइनअप थे। वो क्या कर रहे थे? क्या वो कुछ यूरेनियम और जो सेंट्रीफ्यूजेस उनको वहाँ से हमले के पहले हटा रहे थे? और अगर वाकई ये सच है तो फिर तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है। वो कहीं भी उनको 60% से 90% एनरिच करना ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और वो नॉर्थ कोरिया की मदद ले सकते हैं, पाकिस्तान की तो हिमाकत नहीं होगी, बिल्कुल सर। लेकिन पहले पाकिस्तान मदद कर रहा था AQ खान के टाइम में, ये भी सब जानते हैं। तो अब हमको देखना है कि ईरान के बरखिलाफ मोसाद सबसे ज़्यादा कैपेबल एजेंसी है, वो क्या कहती है, उसका क्या कहना है, उसके मुताबिक अमेरिका को चलना होगा। लेकिन आप ये भी समझें कि अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रेटेजी थी कि हम सब लड़ाइयाँ जो चल रही हैं उनको बंद करें, ठीक है, ताकि अमेरिका को कंसोलिडेशन का टाइम मिल सके। ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी है डोनाल्ड ट्रंप की। वो रशिया यूक्रेन वॉर बंद करना चाहते थे, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बंद करना चाहते हैं। उनको 4-5 साल चाहिए इकोनॉमिक रिकंसोलिडेशन, मिलिट्री रिकंसोलिडेशन और डीप स्टेट को आड़े हाथ लेने के लिए, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी तो उनकी कायम है, इसलिए वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जी डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि वो इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अंडरस्टूड सर। लेकिन इजराइल ने जिस तरीके पर बड़ी तैयारी कर रखी है, सिंह सर अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि ईरान के खिलाफ इस बड़ी तैयारी को लेकर बड़ा प्लान, जहां युद्ध से पहले बनाया जासूसी का प्लान, और इजराइल ने सालों तक ईरान के अंदर जासूसी की है। एजेंट्स ने कई सालों तक खुफिया जानकारियां जिस तरीके से इकट्ठा की हैं, उससे साफ है कि कैसे ईरान के खिलाफ इजराइल की ये लंबी तैयारी है। क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से नेतन्याहू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ पिछले कई सालों से बयान देते आए हैं, लेकिन अब साल 2025 में जिस तरीके से सीधे ईरान को टारगेट किया, वो एक बड़ी तैयारी के बाद ही था। और इजराइल ने युद्ध से पहले कई सालों तक ईरान के अंदर जासूसी की है। इजरायली एजेंट्स ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के अंदर तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। मोसाद एजेंट्स ने कई सालों तक खुफिया इनपुट जुटाया और फोर्दो, नतांज और इस्फहान की जानकारियां भी इकट्ठा की। आपको बता दें, नतांज का नक्शा बनाने के लिए जासूसों का इस्तेमाल, और 2010 में ईरान पर हमला करना इजराइल चाहता था। ये बड़े दावे किए गए हैं। एक और बड़ी खबर, उसके बाद आती हूं सिंह सर, सवाल उस आधार पर, क्योंकि ट्रंप को जान से मारने की धमकी को लेकर यह खबर है, नेतन्याहू की हत्या की चेतावनी को लेकर खबर बड़ी है। खमेनी से जुड़े अखबार ने यह धमकी दी है। कायहान अखबार के फ्रंट पेज में यह वार्निंग, अखबार ने लिखा, दोनों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। एक और बहुत बड़ी खबर है, और यह खमेनी से जुड़े अखबार ने धमकी दी है, जिसमें हत्या को लेकर, आपको बता दें, नेतन्याहू की हत्या की चेतावनी और ट्रंप को जान से मारने की धमकी, और यही इस अखबार के फ्रंट पेज पर वार्निंग थी। लेकिन इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री की हत्या की साजिश को लेकर भी खबर आई है, और इजरायल काज के घर के पास विस्फोट मिला है। आपको बता दें, पकड़ा गया साजिश का आरोपी मिजराही। ईरान के लिए हत्या की साजिश रचने का आरोप, अप्रैल में काज की हत्या का प्लान बना था। एक साथ ये बड़ी खबरें आपके सामने, और सिंह सर सवाल आपसे,
क्योंकि इन पहले ऑपरेशन में टॉप लीडरशिप को खत्म करते हुए ये तो बता दिया गया कि आप तक रीच कितनी आसान है, और खमेनी किस लिहाज से बचे उसको लेकर ट्रंप ने बयान दे दिया कि इस प्लान को तो मैंने एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, वरना इजराइल पहले ही चेंज ऑफ रेजीम को देखते हुए खमेनी को खत्म कर सकता था। यही अगले लेवल पर, किस स्तर पर ऑपरेशन जा सकता है, बड़े सवाल खड़े करता है सिंह सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको साफ करना चाहता हूं कि ईरानी भी जो है बड़े छात्र दिमाग के लोग हैं, और मोसाद का जो भी पिछले 40-45 साल से फोकस रहा है वो यही रहा है कि उनके हाथ में एटम बम, न्यूक्लियर बम नहीं आना चाहिए। अगर दूसरे हथियार बनाते हैं तो बना ले, क्योंकि अगर इनके हाथ के अंदर न्यूक्लियर बम आ जाता है तो ये जरूर इजराइल के ऊपर यूज करेंगे। उनकी एग्जिस्टेंस जो है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनको, कि ये लोग जो हैं ये कुछ नहीं देखेंगे, अपने हिसाब से जोश में जरूर दागेंगे वहां पे। तो सबसे पहले जो उनका मेन मकसद था मोसाद का, ये था। अभी जैसे कहा जाता है, बख्शिता भी कह रहे थे, 60 से 90% यूरेनियम को एनरिच करना जो है आसान है, 60 तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। अभी जो ये अटैक हुए हैं, इनके साथ यूरेनियम को हटाया गया वहां से, मैं इसको मानता हूं, मगर अगर वो आज की तारीख के 3 महीने के बाद बम बनाने के सक्षम थे, अब नहीं है। उनका जो सेटबैक हुआ है उनको, वो 3 से 6 महीने तक मेरे अंदाजे में हुआ है, पीछे हटे हैं, वो इतनी जल्दी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि एक तो बात बिल्कुल साफ होती है, मशीनरी को नुकसान पहुंचा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जहां बनाते थे उन बिल्डिंगों को तबाह किया गया है, और जो साइड ऑक्सिलरी मशीनरी होती है वो नहीं, कहीं तो सेटअप करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। राइट सर। मगर यूरेनियम उन्होंने हटा लिया कुछ हद तक, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर देना चाहता हूं कि आपने पहले कुछ दिनों में वॉर जब चल रही थी तो ट्रंप साहब ने 15 दिन की विंडो दी थी कि 15 दिन हम देखेंगे ईरान को, अगर वो समझता है कुछ सीज फायर टेबल पे आता है तो हम रोकेंगे। मगर आपने देखा कि 2 दिन हुए थे, उन्होंने वहां पे आकर सीधा अपने वो स्टेल्थ फाइटर्स जो थे, उनके बी बॉम्बर्स जो थे, उनके साथ वो जो कहते हैं GBU 57 डाल दिए सिर्फ 2 दिन में। वो क्यों? क्योंकि मोसाद ने खबर दी उनको कि देखिए वो यूरेनियम लेके जा रहे हैं वहां से, तो इन्होंने को 2 दिन कर दिया। जब उनको खबर हुई, इन्होंने जो था अटैक कर दिया उसके ऊपर। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि दूसरे ऊपर नजर है, मगर ईरान की जो माइंडसेट है वो वही है, वो जो गाजा में हमास का है, वो हमास इसकी प्रॉक्सी है। हालांकि ईरान ने भी अब तस्वीरें जारी करते हुए ये बता दिया कि ईरान में जहां जहां मोसाद एजेंट्स मौजूद हैं उनको भी लगातार पकड़ा जा रहा है। लेकिन अब अगली बड़ी खबर, और आपको बता दें, यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले को लेकर आज खबर आई है, जहां 1 लाख रूसी सैनिक तैयार। इस बारे में और खबरें भी हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि आखिर 1 लाख सैनिकों की तैयारी का मतलब क्या है और किस तरीके से यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम रूस दे रहा है। और डोनेट्स्क में तेजी से रूस का कब्जा, आपको बता दें डोनेट्स्क के एक और बड़े इलाके पर रूस के कंट्रोल को लेकर यह खबर आई है। चोर्नोवाया ज़िरका इलाके में रूसी सेना का कब्जा, भीषण रॉकेट हमलों से तबाह यूक्रेन के कई ठिकाने। अब रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है। प्रोफेसर राजन, इस फ्रंट को लेकर अगली तैयारी और स्ट्रैटेजी जिस लिहाज से है उस पर सवाल आपसे रह गया था, कुछ खबरें दिखाती हूं उसके बाद आपसे करती हूं सवाल, क्योंकि जानना जरूरी है कि किस तरीके से डोनेट्स्क में पूर्ण कब्जे की तैयारी में रूस है, और रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक जिस तरीके से तैनात किए गए हैं, क्या है मकसद। क्रोगोवस्क में आगे बढ़ रही है रूसी सेना, यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ इसको लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क में घुसपैठ की तैयारी में है रूसी सेना। तो 1 लाख सैनिकों की जिस तरीके से बात हो रही है, बड़ी तैयारी, और आपको बता दें 1 लाख रूसी सैनिक हमले के लिए है तैयार।
जिसके बारे में फिलहाल इंफॉर्मेशन वॉल पर ये लोकेशन जरा देखिए, क्योंकि यूक्रेन के प्रोकोवस्क में 1 लाख रूसी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। आपको बता दें इंफॉर्मेशन ये कि प्रोकोवस्क पर पूरी तरीके से रूसी सेना अब कब्जे के लिए तैयार है। एक और इंफॉर्मेशन, प्रोकोवस्क के बाद निप्रो पर हमले की तैयारी बताई जा रही है, और निप्रो पर हमले की तैयारी को इस लिहाज से समझिए जहां दावा यह भी किया जा रहा है कि फ्रंट लाइन से 1200 किलोमीटर अंदर रूसी सेना मौजूद है। हालांकि 1 लाख रूसी सैनिक जिस तरीके से हमले को लेकर तैयार बताए जा रहे हैं, अभी तक कीव और कीव के बाद किस तरीके से अलग हिस्सों पर टारगेट की मंशा के तहत रूस बड़े दावे करता था प्रोफेसर राजन कि कैसे वो बहुत बड़े स्तर पर इलाकों को रिकैप्चर कर चुका है। ऐसे में प्रोकोवस्क पर पूरे कब्जे की रूसी सेना की तैयारी को कैसे समझा जाए? अब देखिए, रूस अभी धीरे धीरे करके, चूंकि अमेरिका और जो पश्चिमी देश थे उनका जो फोकस था पूरा शिफ्ट हो गया था। अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा था यूक्रेन को, वहाँ की जो पेट्रियट मिसाइल इत्यादि की जो आवश्यकता थी उसको सप्लाई करना बंद कर दिया था। तो वैसे में रूस ने उसका काफ़ी एडवांटेज लिया है। रूस ने धीरे धीरे करके जो उनका एरिया है पेट्रोवस्क इत्यादि, जो निप्रो की ओर भी जाने की कोशिश कर रहा है। छोटे छोटे गांव, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अचानक बहुत सारा एरिया कैप्चर किया, लेकिन धीरे धीरे 1 गांव 2 गांव 1 शहर, उस ढंग से उसका मूवमेंट हो रहा है। उसकी स्ट्रैटेजी में निश्चित रूप से होगा कि खार्किव का पूरा इलाका, दनियस्क का इलाका और इधर ओडेसा तक, अगर संभव ओडेसा तक जाने की कोशिश करेगा। अगर यूरोप छोड़ दे तो वो वहाँ पे रिजीम चेंज की भी कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि यूरोप यूक्रेन को नहीं छोड़ने वाला है, और अब तो ऐसा भी लग रहा है कि अमेरिका भी थोड़े से, अमेरिका की पॉलिसी भी थोड़ी सी चेंज लग रही है, जैसे कि मीटिंग हुई थी नाटो के उसके बाद से। तो वैसे में रूस को पूरी तरह से तैयारी करना होगा, यह सोच के कि अगर अमेरिका फिर से मदद करे यूक्रेन को तो उनको किस हद तक तैयारी करने की जरूरत है। इसी कारण से आपने देखा कि 1 लाख की जो बात जो रशियन कर रहे हैं वो इसी कारण से कर रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं यूरोप को कि हम किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और नेटो समिट के बाद पुतिन किस तरीके से भड़क गए हैं, इसको लेकर भी थोड़ी देर में खबर रखती हूँ। उससे पहले तस्वीरें देखिए, यूक्रेन का एक और F-16 फाइटर जेट तबाह, और रूस ने मिसाइल हमलों में मार गिराया F-16 फाइटर जेट। इसी हमले में F-16 जेट के पायलट की मौत को लेकर खबर, यूक्रेनी सेना ने F-16 मार गिराए जाने की पुष्टि भी की है। अब तक यूक्रेन के 4 F-16 नष्ट करने का रूस ने किया है दावा। यही है वो पायलट और जिनकी मौत को लेकर भी दावा किया जा रहा है। हमले में F-16 जेट के पायलट की मौत हुई। फिलहाल लगातार हो रहे बड़े हमलों के बीच ये एक और बहुत बड़ी खबर आई है, जहां यूक्रेन का एक और F-16 तबाह, और रूस ने मिसाइल हमलों में मार गिराया F-16 फाइटर जेट। हमले में F-16 जेट के पायलट की मौत, रूस के मिसाइल हमले नाकाम करते वक्त F-16 फाइटर नष्ट। यूक्रेनी एयरफोर्स की तरफ से यह बयान, रूस ने रात भर में 477 ड्रोन 60 मिसाइलें दागी। यूक्रेनी एयरफोर्स की तरफ से कहा गया। दिसंबर 2024 में रूस ने पहले F-16 को तबाह करने का दावा किया था। अप्रैल 2025 में S-400 से दूसरा और F-16 मार गिराने का दावा। आपको बता दें मई 2025 में रूस ने तीसरा F-16 तबाह करने का दावा किया। यही बड़ी खबर है, लेकिन जिस बात का अभी फिलहाल एक्सपर्ट ने जिक्र किया वही है अगली बड़ी खबर, क्योंकि नेटो की मीटिंग से तिल मिलाए पुतिन और रूस ने बाल्टिक सागर में जासूसी विमान भेजा है। जर्मनी के यूरो फाइटर जेट्स ने कार्रवाई की। नेटो ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी विमानों को रोका और पोलैंड और जर्मनी की ओर बढ़ रहे हैं रूसी विमानों को रोकने का किया जा रहा है दावा। लगातार ये खबरें, रूस के बढ़ते खतरों के बाद नेटो की तैयारी, और इस बीच ये इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां मैप के जरिए भी हम लगातार आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से बाल्टिक देश और नेटो पर बढ़ते खतरे के बीच इन तैयारियों को इवैल्यूएट करना जरूरी है। फिलहाल नेटो ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी विमानों को रोका और जर्मनी ने रूस के विमानों को रोकने के लिए फाइटर जेट भेजे। बाल्टिक सागर पर जासूसी के लिए विमान जा रहा था। पोलैंड और जर्मनी के एयर स्पेस की ओर विमान बढ़ रहा था। बाल्टिक सागर के ऊपर नेटो के रडार सिस्टम ने डिटेक्ट किया। कैलिनिंग्राड से उड़ान भर रहे रूसी Tu-20 विमान को ट्रैक किया गया और नेटो के रडार सिस्टम ने जर्मनी को इमरजेंसी अलर्ट भेजा। जर्मनी ने विमानों को रोकने के लिए 2 यूरोफाइटर जेट भेजे। पोलैंड और जर्मनी की ओर बढ़ने से पहले ही विमान को रोक दिया गया। यही बड़ा दावा, और इसी के तहत मैंने आपको जीडी बख्शी सर रोका भी था, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वीडन की तैयारी, और ऐसे में बेलारूस में रूस की तैयारी, और कैलिनिंग्राड जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, बाल्टिक देश किस तरीके से इसकी चपेट में आ सकते हैं। रूस वर्सेस नेटो जब हम बात करते हैं तो इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि रूस भी किस स्तर तक इन्हें टारगेट कर सकता है और कैसे।
देखिए यूरोप में बहुत ये जो है भय फैला हुआ है कि यूक्रेन के बाद रशिया के टारगेट पर होंगे बाल्टिक नेशंस, खासकर फिनलैंड, स्वीडन इत्यादि। ठीक है, और कालिनिनग्राड में भी रूस हमला कर सकता है। मेरे अपने अंदाज से रूस पहले तो यूक्रेन का मामला सुलझाएगा, उसके बाद ही वो कहीं और आगे की कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, बशर्ते कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा यूरोपीय देश ना उकसाएं। यूरोपीय देशों को भी अभी पूर्ण विश्वास नहीं कि अमेरिका उनके चेस्टनट्स आउट ऑफ द फायर निकालने आएगा या नहीं, या वो अपना पल्ला झाड़ लेगा यूरोप से, क्योंकि एज इट इज़ डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि यूरोप फ्री राइड कर रहा है अमेरिका के ऊपर, खुद तो खर्चा कर नहीं रहा और अमेरिका से खर्चे करवाए जा रहा है। तो कब तक ये सपोर्ट देंगे या नहीं, ये देखने की बात है। बिल्कुल मेरा ख्याल रूस जो 1 लाख की फौज इकट्ठी कर रहा है, अब वो डिसाइसिव ब्रेक थ्रू करना चाहता है पोक्रोवस्क के फ्रंट पर। यहाँ यूक्रेन ने एक स्पॉइलिंग अटैक लॉन्च किया है डिले करने के लिए। पोक्रोवस्क और जो जापोरिजिया का जो दक्षिणी फ्रंट है, वहां से वो ओडेसा की तरफ भी हमला कर सकता है। अगर वो ओडेसा को छीन ले तो ऑल एक्सेस ऑफ यूक्रेन टू द सी इज कट ऑफ। ये बहुत जरूरी चीज है। क्या इस तरह का बड़ा हमला, अभी देखिए समर टाइम इज दी ऑफेंसिव सीजन, राइट सर, क्या ये 1 लाख फौज से रूस क्या करने की यानी आने वाले वक्त में गर्मियों को देखते हुए भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, जिसको देखते हुए 1 लाख रूसी सैनिक तैयार बताए जा रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।